इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 9 शासक और इतिवृत्ता भाग 3। इसमें हम अकबरनामा और बादशाहनामा पढ़ेंगे। अकबरनामा में क्या क्या बताया गया है और बादशाहनामा में क्या है, किसके बारे में बताया गया है, ये सब इसमें लिखा गया है और पूरा इतिहास बाई इतिहास। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो महत्वपूर्ण चित्रित मुगल इतिहासों में पहले के लोग, आपको पता है, ऊपर जब पढ़े होंगे तो उसमें चित्र के बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे वो लोग चित्र बनाते थे कि एकदम साक्षात उसको देखा जा सके, सोचा जा सके, समझा जा सके। तो मुगल इतिहासों में सर्वाधिक ज्ञात अकबरनामा और बादशाहनामा मतलब राजा का इतिहास है। इसमें राजा के इतिहास के बारे में ही बताया गया, जिसमें प्रत्येक जो भी हम पढ़ते हैं अकबरनामा, चाहे बाबरनामा चाहे बादशाहनामा, तो बाबरनामा तो ईरानी भाषा में लिखा गया था, लेकिन बाकी का जितना भी हुआ ना वो पांडुलिपि में हो गया। प्रत्येक पांडुलिपि की बात कर ले तो औसतन 150 पूरे अथवा दोहरे पृष्ठों पर लड़ाई, घेराबंदी, शिकार, इमारत निर्माण और दरबारी दृश्य आदि के चित्र बने हुए हैं। आप अकबरनामा पढ़ो, बादशाहनामा पढ़ो, समझ लो कि 150 पन्ने पर करीब करीब इसी सब के बारे में लिखा गया है। लड़ाई कहाँ हुआ, घेराबंदी कहाँ हुआ था, इमारत कहाँ कहाँ बना है, दरबारी दृश्य कैसा था, दरबार में क्या क्या कांड हुआ, क्या क्या घटना घटी, ये सब चीज। तो अकबरनामा के लेखक कौन थे? अबुल फजल। तो अबुल फजल का पालन पोषण कहाँ हुआ था? मुगल राजधानी आगरा में हुआ था और सब कुछ खाना पीना उनका आगरा में ही होता था। आगरा के महल में रहते थे। वह अरबी, फारसी, यूनानी दर्शन, वो फारसी, अरबी और यूनानी दर्शन और सूफीवाद में पर्याप्त निष्णात थे। एक तरीके से देखा जाए तो निष्णात थे, पूरा तरीके से उनको पता था भैया ये कैसे कौन कौन चीज बोलना है, मतलब ज्ञाता थे भैया वो। और इससे भी अधिक, ये तो ठीक है, अरबी, फारसी, यूनानी दर्शन ये तो ठीक है, सूफीवाद भी, लेकिन इससे भी अधिक वह एक प्रभावशाली क्या थे? विवादी तथा स्वतंत्र चिंतक था। एकदम समझो कि एकदम कुछ भी टेंशन नहीं लेने का, लेकिन बताएगा एकदम बढ़िया सटीक चीज। मतलब समझो कि अब 22 साल के उम्र से, 20 साल की उम्र से उसने शुरुआत कर दिया लिखना, समझना, इतिहास को समझना, इतिहास को लिखना, जो भी घटना घट रहा है उसको बनाना, लिखना, सब चीज शुरुआत कर दिया। जिसने लगातार लगातार दकियानुसी उल्मा के विचारों का विरोध किया। जो भी दकियानुसी बातें हुआ करते थे उसका विरोध किया, अकबर को बताया, अकबर के कान में गया, अकबर खारिज कर दिया कि ये दकियानुसी उल्मा जो है ना, मुसलमानी विचार, इसको खत्म किया जाएगा और यहाँ पर उसको संशोधन करके नया विचार को सामने पेश किया गया। इन गुणों से, जो भी गुण उसके अंदर था, तो इन गुणों से अकबर बहुत प्रभावित हुआ था, क्योंकि इससे अकबर का राज्य बहुत ज्यादा फला फूला, बहुत ज्यादा राज्य उनका फैला। उसने अबुल फजल को अपने सलाहकार और अपनी नीतियों के प्रवक्ता के रूप में बहुत उपयुक्त पाया। मतलब उसके बाद से देख लो तो अकबर ने अपने सलाहकार के रूप में, चाहे नीति बनाया जाता था वहां पर बहुत बढ़िया बढ़िया वो बात बोलते थे, इसलिए उनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता था। एक सलाहकार भी थे, नीतिज्ञ भी थे, वहां पर जो भी नीति बनती थी उसमें अपना सहयोग भी देते थे, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि प्रवक्ता के रूप में, बोलने वाले के रूप में बहुत ही उपयुक्त पाया गया उनको। और बहुत होशियार होंगे तब ना ऐसा हुआ है, तब ना एक राजा उनको अपने सलाहकार बोल रहा है, नीतिज्ञ बोल रहा है, एक बढ़िया प्रवक्ता बोल रहा है, अपने दरबार में बोलने वाला, हर नीति पर बोलने वाला, चाहे जो भी हो। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि स्कूल की पढ़ाई से काम चल जाएगा, नहीं, स्कूल की पढ़ाई से एक्स्ट्रा पढ़ाई कर डालो तो आराम से बोल सकते हो, जो मन करेगा वो बोल सकते हो, क्योंकि मन उस समय वही करता है जो लोग सुनना चाहते हैं। बादशाह का एक मुख्य उद्देश्य यहाँ पर था, है कि हर बादशाह का एक लक्ष्य होता है, तो लक्ष्य के मायने में यहाँ पर है कि एक मुख्य उद्देश्य राज्य को धार्मिक रूढ़िवादियों के नियंत्रण से मुक्त करवाना था। जो धार्मिक रूढ़िवादी जो रहते थे उनके राज्य में, उनके नियंत्रण से इस देश को मुक्त कराना था। चाहे वो हिंदू धर्मवादी हो, चाहे वो मुसलमान धर्म रूढ़िवादी हो, इन सबको हटाकर, इन सबको मारकर, इन सबसे नियंत्रण हासिल करना था।
दरबारी इतिहासकार के रूप में अबुल फजल ने अकबर के शासन से जुड़े विचारों को न केवल आकार दिया बल्कि उनको स्पष्ट रूप से व्यक्त भी किया। यहाँ पर बात बताया जा रहा है कि दरबारी इतिहासकार जो अबुल फजल थे, तो अबुल फजल शासन से जुड़े विचारों को केवल आकार नहीं दिया बल्कि उसको स्पष्ट रूप से सामने भी रखा कि ऐसा ऐसा करोगे तो ये हो सकता है, एक संभावना के रूप में सामने पेश किया गया था। तो दरबारी कार्य था, दरबारी कामकाज में थोड़ा दरबारी कार्य होता है तो बहुत ज्यादा उलझन होता है, बहुत ज्यादा इधर उधर के बातें भी यहाँ पे लिखना पड़ जाता है। तो 1589 1589 तो 1589 में शुरू कर अबुल फजल ने अकबरनामा पर 13 वर्ष तक कार्य किया था। अकबरनामा पर लगातार 13 साल तक काम किया। इस दौरान कई बार उसने प्रारूप में सुधार किया, जो सामने लिखा गया था उसमें सुधार किया। यह इतिहास घटनाओं के वास्तविक विवरण हो, मतलब जो हुआ है उसको साफ साफ लिखना, शासकीय दस्तावेजों तथा जानकार व्यक्तियों के मौखिक प्रमाणों जैसे विभिन्न प्रकार के सदस्यों पर आधारित था। तो मतलब जैसा इन लोग चाहते थे, जैसा वो लोग करते थे, वैसा ही इसमें लिखा जाता था। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी लिख देवे। अकबरनामा को 3 जिल्दों में विभाजित किया गया। अकबरनामा को 3 जिल्दों में मतलब 3 अलग अलग किताबों में उसको विभाजित किया गया। जैसे में एक किताब के अंदर 3 किताब होता है ना, वैसे ही तो लेकिन ये सब किताब अलग अलग था, जिसमें से प्रथम 2 इतिहास है, पूरा इनका इतिहास बताया गया है बाबर से लेकर इनके तकले। और तीसरा जिल्द जो है वो आईने अकबरी है। कौन सा? आईने अकबरी। इसमें पूरा अकबरनामा लिखा गया है। पहली जिल्द में आदम से लेकर अकबर के जीवन के एक खगोलीय कला चक्र तक 30 वर्ष का मानव जाति का इतिहास लिखा है। आदम खान उसका भाई था, दूध भाई, जिसने अकबर को दूध पिला पिला कर बड़ा किया था, महामंगा का बेटा आदम। तो आदम से लेकर अकबर के पूरा जीवन काल के खगोलीय चक्र काल इसमें लिखा गया है। 30 साल के बारे में पूरा इसमें जानकारी है। और दूसरी जिल्द अकबर के 46वें शासन वर्ष मतलब 1601 पर खत्म होती है। जब से राज किया अकबर तब से लेकर 1601 तक जो भी हुआ था वह दूसरे जिल्द में लिखा गया था। पहले ही वर्ष अबुल फजल राजकुमार सलीम द्वारा तैयार किए गए षड्यंत्र का शिकार हुआ और पहले वर्ष में 1601 के करीब में ही, तो उस समय राजकुमार जो सलीम थे ना, सलीम अकबर का बेटा, तो सलीम द्वारा तैयार किया गया एक षड्यंत्र तैयार किया गया था, उसमें शिकार हुआ और सलीम के सह अपराधी वीर सिंह बुंदेला और सलीम के साथ देने वाले थे सह अपराधी वीर सिंह बुंदेला द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी। तो यहाँ पर अबुल फजल की मौत हो गई। अबुल फजल का मौत हो गया तो भैया आप समझ सकते हो अकबर का पारा गर्म हो गया होगा, खोजो निकालो साला कौन किया है रे। तो उसको खोज कर लाया गया तो मालूम चला कि सलीम बाबू है। तो सलीम बाबू है तो ये राज दरबार के हैं, राजा के बेटे राजकुमार है, तो इनके लिए अलग सजा थी। तो पता नहीं सजा के रूप में इनको क्या दिया गया, ये तो किसी को नहीं पता। आप शायद अकबरनामा पढ़ोगे तो उसमें लिखा गया होगा, लेकिन अकबरनामा लिखने वाला तो मर गया। तो यहाँ पर अकबरनामा का लेखन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं के समय के साथ साथ विवरण देने के पारंपरिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया गया था। इसके साथ ही स्थितियां और समय के साथ होने वाले बदलावों के उल्लेख के बिना ही अकबर के साम्राज्य के भौगोलिक, सामाजिक और प्रशासनिक और सांस्कृतिक सभी पक्षों का विवरण यहाँ पर प्रस्तुत करने के अभिनव तरीके से भी इसका लेखन हुआ था। नहीं समझे? फिर से बताता हूँ लाइन बाय लाइन। अकबरनामा का लेखन जो लिखा गया था, अकबरनामा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं के समय के साथ विवरण देने के पारंपरिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया गया था। मतलब हमारे राजनीतिक इतिहास में राजनीतिक रूप में जो कुछ भी महत्वपूर्ण घटना हुआ था उसका तारीख, उसका विवरण देने के लिए ही इसका शुरुआत हुआ था अकबरनामा का। और इसके साथ ही
तिथियों और समय के साथ, और तिथि और समय के साथ भी उसको लिखा गया था, और उसके साथ बदलावों के उल्लेख के बिना बिना ही अकबर के साम्राज्य के भौगोलिक, सामाजिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक सभी पक्षों का विवरण प्रस्तुत है, समय समय के अनुसार, जब जब हुआ उसके अनुसार। आगे लिखते हैं, आयन अकबरी में मुगल साम्राज्य को हिंदुओं, जैन, बौद्ध और मुसलमानों के भिन्न भिन्न आबादी वाले तथा एक मिश्र संस्कृति वाले राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था। आगे आयन अकबरी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मालूम चलेगा कि मुगल साम्राज्य को हिंदुओं, जैनों, बुद्धों और मुसलमानों के बीच में अलग अलग आबादी के अनुसार, अलग अलग संस्कृति के अनुसार मिश्रित संस्कृति वाले साम्राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि अकेला राजा पूरे धर्म पर शासन करता था। ये सभी धर्मों के लोग उनके शासन काल में स्वतंत्र यहाँ पर निवास करते थे। अबुल फजल की भाषा बहुत अलंकृत थी। तो अबुल फजल जो भाषा लिखता था ना, सुनने में एकदम चोटीला लेकिन एकदम तर्क संगत होता था, क्योंकि इस भाषा के पाठों को ऊंची आवाज में पढ़ा जा सकता है। क्योंकि वो जो लिखता था उसको ऊंची आवाज में चिल्ला चिल्ला कर पढ़ा जा सकता था। अतः इस भाषा में लय तथा कथन शैली को बहुत महत्व दिया गया था। किस तरह लिखा जाएगा लोगों को अच्छा लगे, कौन सा शब्द लिखा जाए कि लोगों को अच्छा लगे। इस भारतीय फारसी शैली को दरबार में संरक्षण मिला, और जो भारतीय और फारसी मिलाकर जो हिंदवी भाषा हुआ था ना, तो हिंदवी भाषा को लोग बहुत ज्यादा संरक्षण दिए कि चलो ये बहुत काम की चीज है, इसको देखते हैं, बाद में देखेंगे इसको। आगे देखिए, अबुल फजल का एक शिष्य जो था अब्दुल हमीद, तो अब्दुल हमीद लाहौरिया बादशाह नामा के लेखन के रूप में जाना जाता था। वो बादशाह नामा को लिखा, और इसकी योग्यताओं के बारे में सुनकर बादशाह शाहजहां ने उसे अकबर नामा के नमूने पर अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया था। तो अकबर नामा जो लिखा गया था उसी के नमूने पर शाहजहां ने अपना शाहजहां नामा मतलब बादशाह नामा लिखने के लिए नियुक्त किया कि बेटा तू अब बादशाह नामा लिख, क्योंकि बाबूजी के बारे में तुमने लिख दिया, अब बेटा के बारे में कौन लिखेगा, सॉरी वो दादा लगेगा ना, तो दादाजी के बारे में लिख दिया, पोता के बारे में कौन लिखेगा, तू ही लिखेगा ना, आ जा बैठ जा लिखना चालू करो। तो वहां पर बादशाह नामा चालू होता है लिखना। तो बादशाह नामा भी सरकारी इतिहास है एक तरीके से देखा जाए तो, और इसकी 3 जिल्दें हैं, दफ्तर में है 3 जिल्दें, और प्रत्येक जिल्द 10 चंद्र वर्ष का ब्यौरा देती है। मतलब एक तरीके का 10 साल में जो हुआ एक जिल्द में लिखा गया था, मतलब एक ग्रंथ में लिखा गया। ये 10-10 साल का जो ब्यौरा लिखा जाता था, इसके अनुसार खोजने में बहुत आसानी हो जाता था कि ये इस साल की बात है तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो पूरा नाम क्या था राइटर का? अब्दुल हमीद लाहौरी। तो लाहौरी ने बादशाह के शासन, शाहजहां का शासन था 1627 से लेकर 47 तक ले, ठीक है। तो 1627 से लेकर 47 के पहले 2 दशकों पर पहला और दूसरा दफ्तर लिखा, और इन जिल्दों में बाद में शाहजहां के वजीर, कौन थे वजीर? तो शाहजहां के वजीर हुआ करते थे सादुल्लाह खान। कौन सा? सादुल्लाह खान ने सुधार किया था, और जिल्द में क्या क्या लिखना था ये वजीर ने सुधार करवाया। और बुढ़ापे की आवश्यकताओं की वजह से लाहौरी तीसरे दशक के बारे में न लिख सका, और लाहौरी पूरा बूढ़ा हो गया था, इसी के वजह से वह तीसरा जिल्द नहीं लिख पाया था, जिसे बाद में इतिहासकार वारिस ने लिखा। और फिर बाद में उसके बाद एक और इतिहासकार था वारिस, तो वारिस ने तीसरा जिल्द कंप्लीट किया। उसके बादशाह नामा का सफर, जो बादशाह नामा लिखा गया था उसकी सफर देखो यहाँ पर। मुगलों के अधीन बहुमूल्य पांडुलिपियों की भेंट एक स्थापित राजनीतिज्ञ प्रथा थी। मतलब अपने पांडुलिपियों को भेंट में देना किसी को, ये एक प्रथा बन गया था। इसी का अनुसरण करते हुए अवध के जो नवाब थे, अवध नवाब ने 1799 में जॉर्ज तृतीय को सचित्र बादशाह नामा भेंट में दिया था, जो अंग्रेजी ऑफिसर था। तभी से यह जो
बिडिसर जो था ना, बिडिंसर, तो बिडिंसर कासल कासल ने अंग्रेजी शाही संग्रहालयों में, उनका जो अलग से लाइब्रेरी हुआ करता था, तो शाही संग्रहों में सुरक्षित इसको रख दिया। 1994 में हुए सर्वेक्षण कार्य में बांधी हुई पांडुलिपियों को, जो बांधा गया था, बांध कर रखा गया था, तो बांधी हुई पांडुलिपियों को अलग अलग करना आवश्यक हो गया था। इसी के वजह से चित्रों को प्रदर्शित करना संभव हुआ और 1997 में पहली बार बादशाह नामा के चित्र नई दिल्ली, लंदन, वाशिंगटन में हुए प्रदर्शनों में दिखाए गए थे। पहली बार 1997 में दिखाया गया। तो समझो कि देश आजाद हुआ तो उस समय से ये लोग क्या कर रहे थे कि वो लोग शाही संग्रहालय में खोज नहीं सके। अगर देखो जो भी इतिहासकार हो गए, चाहे जो भी पुराना लाइब्रेरी हो गया, उसको खुलवाओ, खुलवाने के बाद वहां पर ऐसे ऐसे किताब पढ़ने को मिलेगा, देखने को मिलेगा जो हमने आज तक पढ़ा नहीं, जाना नहीं, देखा नहीं। ये सब जानकारी हमें वहां से मिल सकती है। आगे देखते हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान जब अंग्रेज भारत में आए तो उस समय अंग्रेज प्रशासकों ने अपने साम्राज्य के लोगों और संस्कृतियों, जिन पर वे लंबा शासन करना चाहते थे, उनको बेहतर ढंग से समझने के लिए भारतीय इतिहास का अध्ययन किया। भारत में जो जो हुआ उसके बारे में पढ़ा, सीखा तथा उपमहाद्वीप के बारे में ज्ञान का अभिलेखागार स्थापित करना शुरू कर दिया। इधर से उधर से जहां से ज्ञान मिल जाए इकट्ठा करो, जानो इन भारतीयों के बारे में, कहीं गुलाम बनाना इन भारतीयों को। 1784 में सर विलियम जेम्स 1784 में सर विलियम जेम्स द्वारा स्थापित एशियाटिक सोसाइटी फॉर बंगाल ने कई भारतीय पांडुलिपियों के संपादन, प्रकाशन और अनुवाद का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया कि हम पांडुलिपियों का संपादन करेंगे, उसका प्रकाशन करेंगे, उसका अनुवाद करेंगे, बेचेंगे, व्यापार करेंगे, कमाएंगे और हर किसी को देंगे किताब छाप करके, भैया वो पढ़े समझे कि इसके बारे में उसको मालूम चलेगा। तो छापा गया, फिर उसका प्रकाशन हुआ, बेचा गया, अनुवाद भी हुआ था। तो सारे पांडुलिपियों को उन लोगों ने अनुवाद कर डाला, छाप डाला, किताब बना डाला, व्यापार कर डाला। देखते हैं आगे। तो अकबरनामा और बादशाहनामा। तो अकबरनामा और बादशाहनामा के संपादित पाठांतर सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी द्वारा 19वीं शताब्दी में प्रकाशित किया गया। मतलब 1850 के करीब में ही उसको प्रकाशित कर दिया गया था। वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद, बहुत मेहनत लगा था, तो वर्षों के कड़ी मेहनत के बाद 20वीं सदी के आरंभ में हेनरी बेवरिज द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। तो समझो यहाँ पर 20वीं सदी की शुरुआत है, मतलब 1900 आते आते 1920 के 1914 उस समय से ही 20वीं सदी चालू हो गया था। तो उस समय पहली बार प्रकाशित हुआ था अकबरनामा। केवल अकबरनामा पर क्या हुआ, अनुवाद करके इसको लोगों के सामने दिया गया कि भैया यही चीज है, प्रसारित हो चुका था। तो बादशाहनामा के केवल कुछ ही अंशों का भी अंग्रेजी में अनुवाद हो चुका था। यहाँ पर लिखा गया है कि बादशाहनामा के केवल कुछ ही अंशों का भी अभी तक अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है और इसका मूल पाठ अपने संपूर्ण रूप में आज भी अनुवाद किए जाने के प्रतीक्षा में है। मतलब आज भी बादशाहनामा का अंग्रेजी में अनुवाद नहीं किया गया है। शायद हिंदी में अनुवाद किया गया होगा, लेकिन अंग्रेजी में उसको अनुवाद नहीं किया गया है। अब करने वाला जाने, हम लोग क्या जानेंगे। यहाँ पर पांचवा टॉपिक देखिएगा, इसे विषय भी बोल सकते हैं, आदर्श राज्य। आदर्श राज्य क्या होता है? जहां पर जनता खुशहाली से जिए, मरे, उसको आदर्श राज्य कहते हैं। जहां पर संविधान, कानून का सख्ती से पालन हो, जो बोला जाए उसका पालन हो, उसी को आदर्श राज्य बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक दैवीय प्रकाश पर नजर डालते हैं, तब समझ में आएगा। तो दैवीय प्रकाश से देखते हैं यहाँ पर प्रकाश के विचार का संप्रेषण कैसे हुआ। तो सुहरावर्दी दर्शन के मूल में, कौन सा? सुहरावर्दी दर्शन के मूल में प्लेट कौन सा?
शायद जमीन के नीचे वाला प्लेट हो रहा है, नहीं, ये कोई दूसरा प्लेट है। तो प्लेटों की रिपब्लिक है। क्या है? प्लेटों की रिपब्लिक मतलब एक तरीके से संशोधन, बनाया जाना, जहां ईश्वर को सूर्य के प्रतीक द्वारा निरूपित किया गया है। और आगे लिखा जाता है, सुहरावर्दी की रचनाओं को इस्लामी दुनिया में व्यापक रूप से पढ़ा जाता है। तो सुहरावर्दी कोई था, उन्होंने कुछ लिखा, उसी को यहाँ पर छापा गया, छाप कर दुनिया पढ़ी, लेकिन सबसे ज्यादा इस्लामी दुनिया के लोग उसको पढ़ते हैं। शेख मुबारक ने इसका अध्ययन किया। अब शेख मुबारक कौन था? कोई ना कोई तो होगा ही। इसका अध्ययन किया, इसके बारे में उसने अपने पुत्रों फौजी और अबुल फजल को बताया। शेख मुबारक एक तरीके से ये भी राइटर थे, और इनके बेटे फौजी और अबुल फजल, ये दो बेटा जो अकबरनामा लिखा, ठीक है, तो इन दोनों को बताया और उसके संरक्षण में प्रशिक्षित हुए थे। और शेख मुबारक के संरक्षण में ही दोनों के दोनों प्रशिक्षित हुए। उसके बाद से 22 साल में इतने कारगर हो चुके थे कि कोई ना कोई झंडा गाड़ने के लिए तैयार थे वो। इसीलिए अकबरनामा लिखने के लिए झंडा गाड़ा कैसे? अकबर के दरबार में गए, अपने विचारों से अकबर को खुश किए और उनकी नियुक्ति की गई और जीवन बिता दिए, लिखते लिखते मर गए, खत्म कहानी। दरबारी इतिहासकारों ने कई साक्ष्यों का हवाला देते हुए यह दिखाया है कि मुगल राजाओं को सीधे ईश्वर से शक्ति मिलती थी। ऐसा बात नहीं है। आज तक कोई भी राजा नहीं है जिसको डायरेक्ट ईश्वर से शक्ति मिली। वो पिशाच है, राक्षस है, डाइन है, चुड़ैल है, चाहे वह भूत है, चाहे ओझा तांत्रिक होगा, उसी को शक्ति इधर उधर का मिलता है। लेकिन कोई भी राजा के पास ईश्वरीय शक्ति नहीं होता है। लेकिन इतना माना जाता था, जो पहले के राजा हुआ करते थे, उनके जो साधु संत हुआ करते थे, वो तंत्र मंत्र से चाहे पूजा पाठ करके अपनी शक्ति को राजा के अंदर प्रवाहित करते थे कि राजा राज करेगा। जैसे में आप रामायण देखोगे तो राम जी और लक्ष्मण के पास, भरत शत्रुघ्न के पास अनेकों दिव्यास्त्र थे। रावण के पास मेघनाथ, कुंभकर्ण, विभीषण, इन सब के पास अनेकों दिव्यास्त्र थे। कहां से थे? ये सब मंत्र साधुओं के द्वारा उनको दिया गया था कि आप आगे चल के आपको भविष्य में काम आएगा। आप प्रजा की देखभाल, रक्षा करने के लिए आप इस शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही महाभारत में, सतयुग में, कलयुग में भी स्टार्टिंग में बहुत सारा ये चोल नरेश, और चोल नरेश का एक और अपोजिट था, जो सामने सामने वो लोग हमेशा उनका दंड लड़ाई चलते रहता था। तो उनके पास ये शक्ति था, जो रूप बदल सकते हैं, जहां मन करे वहां घाव लग गया ठीक कर सकते हैं। कलयुग में बस इतना ही था, घाव ठीक करना, रूप बदल लेना, जहर दे देना, जहर पीकर जिंदा रह जाना। तो ये सब प्रकार के दिव्य शक्ति थे, ऐसा माना जाता है। मैंने तो देखा नहीं है, हमेशा किस्सा कथाओं में मैंने सुना है, उसके अलावा कुछ नहीं। उनके द्वारा वर्णित दंत कथाओं में जो उन लोगों ने लिखा, तो दंत कथाओं में से एक मंगोल रानी का नाम यहाँ पर लिखा जा रहा है, अलान कुआ की कहानी है इसमें। तो मंगोल रानी अलान कुआ की कहानी, जो अपने शिविर में आराम करते समय सूर्य की एक किरण द्वारा गर्भवती हुई। तो यहाँ पर माना यह जाता है कि ये तो बुद्ध का जो किताब था, बुद्ध का जो जीवन शैली था, उनकी माता के गर्भ में जो बुद्ध की प्रतिमा उतर कर आई थी, उसी को यहाँ पर बताया जाता है कि अलान कुआ नाम की महारानी, उनके गर्भ में सूर्य के किरण के वजह से वह गर्भवती हुई। उनके द्वारा जन्म लेने वाली संतान पर इस दैवीय प्रकाश का प्रभाव था, ऐसा माना जा रहा है यहाँ पर इतिहासकारों के वजह से। लेकिन यह सही नहीं है, गलत है। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी यह प्रकाश हस्तांतरित होता गया। पीढ़ी दर पीढ़ी ये सब अंधविश्वास को बढ़ावा देते चले गए। ईश्वर से निश्रित प्रकाश को ग्रहण करने वाली चीजों के पदानुक्रम में मुगल राजस्व को अबुल फजल ने सबसे ऊंचे स्थान पर रखा था। तो ईश्वर को लोग बोलते थे फर्रे इजादी। तो जो ये प्रकाश की बात यहाँ पर आ जा रही है, ग्रहण किया, उस चीज को सबसे ऊपर
पदानुक्रम में मुगल राजत्व को सबसे ऊपर उसने रखा। जो भी सबसे ऊपर रहता है उसी का नाम होता है। तो इस विषय में वह प्रसिद्ध ईरानी सूफी शिहाबुद्दीन, लेकिन यहाँ पर शहाबुद्दीन नहीं, शिहाबुद्दीन, तो इनका पूरा नाम हो जाता है शिहाबुद्दीन सहरावर्दी। ठीक है, शिहाबुद्दीन सहरावर्दी साफ साफ लिखा गया है कि इसी विषय में वह प्रसिद्ध ईरानी सूफी शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, जो 1191 में मृत्यु हो चुके थे, मर गए थे, उनके विचारों से प्रभावित था, जिसने सर्वप्रथम इस प्रकार का विचार प्रस्तुत किया था। इस विचार के अनुसार एक पदानुक्रम के तहत यह दैवीय प्रकाश राजा के संप्रेषित होता था, राजा से संप्रेषित होता था, जिसके बाद राजा अपनी प्रजा के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्रोत बन जाता था। मतलब समझो यहाँ पे कि राजा अपनी प्रजा के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्रोत बनता था, रास्ता बनता था, मार्ग होता था। राजा जो बोलेगा वही प्रजा करेगी, चाहे कि आध्यात्मिक तौर से वो जुड़ गए ना जी। इतिवृत्तों मतलब इतिहास के विवरणों का साथ देने वाले चित्रों ने, चाहे जो भी चित्रकार थे वो सब भी जो चित्र बनाए, तो चित्रों ने इस विचारों को इस तरीके से संप्रेषित किया, इस तरीके से सामने रखा, जो भी विचार हुआ, कि उन्होंने देखने वालों के मन मस्तिष्क पर पूरे तरीके से कब्जा कर लिया था। तो ये लोग यहाँ पर साफ साफ प्रस्तुत कर देते हैं कि हमने ऐसे विचार को चित्र के माध्यम से सामने रखा कि देखने वाला मनमुग्ध हो गया, उसकी मस्तिष्क हमारे तरफ झुक गई, हमारे तरफ आकर्षक हो गई। तो देखो यहाँ पर साफ साफ बताया जाता है कि अस्थायी प्रभाव डाली, कि जो देखता था वो इस दृश्य का ही हो जाता था। 17वीं शताब्दी से मुगल कलाकारों ने बादशाहों को प्रभा मंडल के साथ चित्रित करना शुरू कर दिया था, और ईश्वर के प्रकाश के प्रतीक के रूप में, ईश्वर के प्रकाश के प्रतीक के मतलब सबूत के रूप में प्रभा मंडलों को उन्होंने ईसा और वर्जिन मेरी में यूरोपीय चित्रों में देखा था। यहाँ पर समझो, आप लाइन बाय लाइन समझा देते हैं कि कलाकारों ने बादशाहों का जो प्रभा मंडल था उसको ठीक ठीक चित्रित करना शुरू कर दिया। जैसा राजा वैसा ही उनका चित्र बना दिया जाता था, चाहे जो भी अलंकार लिए, जो भी पोज में खड़े हों वैसा। और ईश्वर के प्रकाश के प्रतीक मतलब ईश्वर के प्रकाश के सबूत के रूप में उनकी प्रभा मंडल को सामने प्रस्तुत किया गया, उन्हें ईसा और वर्जिन। तो वर्जिन का इंग्लिश में आप जाओगे तो वर्जिन का भैया वर्जिन और वर्जिन ये दोनों अलग मतलब निकल जाएगा, लेकिन अब हिंदी में ही आओ। तो ये ईसा और वर्जिन मेरी में एक जगह था, तो वहां पर यूरोपीय चित्रों में देखा जा सकता है इन सब के बारे में। तो चलिए यहाँ पर कौन है उसके बारे में बताया जाता है कि अबुल हसन द्वारा बनाए गए इस चित्र में जहांगीर को देप्तमान कपड़ों और मतलब ये जो राजाओं का जो कपड़ा हुआ करता था, उन कपड़ों और आभूषणों में अपने पिता अकबर के चित्र को हाथ में लिए हुए दिखाया गया है, जो हम चित्र 9.5 देख रहे हैं। तो अकबर का लिबास हमेशा ये लोग सफेद रखे हैं, क्योंकि वो थोड़ा धार्मिक अपने व्यवस्था में लगे हुए रहते थे, हमेशा ये माना जाता है। तो अकबर की पोशाक सफेद है। सफेद रंग को सूफी परंपराओं में प्रबुद्ध जीव से जोड़ा गया है, मतलब एक अच्छे जीव से जोड़ा गया है। वह तो अकबर के अब हाथ में देखोगे वह एक गोलक अर्पित कर रहा है। गोलक मतलब एक गोल चीज है ना, उसको अर्पित कर रहा है, जो राजवंशीय सत्ता का प्रतीक है। वो राज जो किया उनके राजवंशीय सत्ता का एक सबूत के तौर पर उसको सामने अर्पित कर रहा है। तो मुगल साम्राज्य में ऐसा कोई कानून नहीं था जो निर्धारित करके बादशाह के पुत्रों में से कौन सा पुत्र सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। ऐसा कानून नहीं था, बड़ा बेटा ही उत्तराधिकारी होगा। ये रीत सदियों से चली आती थी, लेकिन ये लोग जिसको मन करे उसको बना देते थे, जब मन करे जब बदल देंगे। लगता था कि वो सरकारी अधिकारी या सेंट्रल बोर्ड से बदल डाला।
इसका परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक राजवंशीय परिवर्तनों का निर्णायक, साफ साफ यहाँ बताया जा रहा है कि इसका परिणाम यही हुआ, क्योंकि भैया ये तो सबूत तो था नहीं और ये 100% था नहीं कि किसको अगला सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, कोई तय नहीं था। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक राजवंशीय परिवर्तनों का निर्णय भ्रातृघात युद्ध से होने लगा। भाई भाई लड़ने लगे और भाई भाई लड़कर अपना शासन, अपनी शक्ति गंवा बैठे। तो अकबर के शासन के अंतिम भाग में शहजादे सलीम ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जो सलीम था अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया, लेकिन बाद में उसे माफ कर दिया गया था, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। क्योंकि सलीम को हटाकर एक औरंगजेब नाम के जहांगीर नाम के इंसान को, चाहे वो उनका बेटा हो चाहे कोई भी हो, उसको राजा बना दिया गया, सलीम को नहीं बनाया गया। तो सलीम ने विद्रोह किया, लेकिन फिर भी सलीम को माफ कर दिया गया। तो सलीम को माफ किया गया तो सलीम को क्या दिया गया, सलीम का कौन राज्य था, इसको तो बारे में कोई बता नहीं रहा है यहाँ पे। देखिए इसके बारे में कब मालूम चलता है, शायद मैं जितना जानता हूं आपको 12वीं क्लास तक मालूम नहीं चलने वाला है। 12वीं क्लास तक आपको इसके बारे में पढ़ने को ही नहीं मिलेगा, लेकिन ग्रेजुएशन के आप सेकंड सेमेस्टर में जाते हो तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि सलीम का बाद में क्या हुआ, क्योंकि आपके ज्ञान के अनुसार अभी इतना ही बताया जा रहा है बुक के अनुसार, क्योंकि अभी तक सिलेबस में ज़्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सलीम ने विद्रोह किया था कि नहीं किया था, तो ये सब सवाल आ सकते हैं। इसलिए आप लाइन बाय लाइन को रटो, पढ़ो, दिमाग में रखो, केवल याद भी करने की जरूरत नहीं है, पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है। इसके अगले भाग में हम सुलह ए कुल एकीकरण का एक स्रोत पढ़ेंगे, जहां पर सब सुलह कर एकीकरण के माध्यम से आगे चल रहे थे। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।